वन में। तो आज का फिजिक्स क्लास में हम लोग देखेंगे, इसमें है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के पहले आप लोग को बताया न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। एक बॉम्ब जो है, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये सब कैसे काम करता है और कैसे उससे एनर्जी रिलीज होता है, ये सब हम लोग देख लिए लेक्चर 1 में। ठीक है, अब आज का लेक्चर 2 में स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या है? यूरेनियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, थोरियम, ये सब सब्सटेंस के बारे में आप लोग सुने होंगे। खासकर यूरेनियम के बारे में जरूर सुने होंगे। यूरेनियम से क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन बाहर निकलता है। कहने का मतलब ये है कि सपोज दैट कि आप एक रेडियो एक्टिव सैंपल ले लीजिए, है ना। ये सैंपल ले लीजिए, रेडियो एक्टिव सैंपल, कोई भी आप यूरेनियम ले सकते हैं, पोलोनियम ले सकते हैं, रेडियम भी देखे होंगे। रेडियम अपने आप जलता है, देखे होंगे, है ना। तो वो सब का रीजन क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये ले लीजिए, ये आपका है यूरेनियम, मान लेते हैं ये है यूरेनियम। ठीक है, रेडियो एक्टिव सैंपल, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसके बारे में बात करेंगे। रेडियो सब्सटेंस किसको बोलते हैं? कुछ ऐसा सैंपल है जिससे स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, अपने आप अल्फा बीटा गामा रे निकलता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे करके इससे अपने आप अल्फा बीटा गामा रे रेडिएशन होता है और अपने आप वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर आप यूरेनियम को रख दीजिएगा यहाँ पर, सपोज 1 केजी यूरेनियम को आप रख दिए, 1 केजी यूरेनियम रखिएगा, कुछ दिन के बाद अगर देखिएगा तो धीरे धीरे घटते जाता है। घटा कैसे? घटा इसका मतलब यूरेनियम से कुछ सब्सटेंस का रेडिएशन हो गया, कुछ सब्सटेंस जो है वो, कुछ पार्टिकल जो है वो निकल गया। पार्टिकल निकलता है, जो पार्टिकल, वो पार्टिकल होता है अल्फा, है ना। अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। अल्फा बीटा गामा नाम दिया गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी का फेनोमेनन। मतलब किसी सब्सटेंस का अपने आप टूटना, अपने आप टूटेगा और टूट करके क्या होगा, उससे अल्फा बीटा गामा मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स का रेडिएशन होगा और वो धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और इस फेनोमेनन को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। फिर से एक बार समझ लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें एक सब्सटेंस का स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप डिसइंटीग्रेशन होता है, अपने आप टूटता है वो और धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जो पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकलता है वो पार्टिकल्स का नाम दिया गया है अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? अल्फा आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर आप यहाँ पर निगेटिव प्लेट रख दीजिए, इधर निगेटिव प्लेट रख दीजिए और इधर रख देते हैं हम लोग पॉजिटिव प्लेट, है ना। जहाँ सब्सटेंस रखे हैं, जहाँ सब्सटेंस रखे हैं वहां पे हम लोग क्या किए, एक सामने में रख दिए, एक तरफ निगेटिव प्लेट और एक तरफ रख दिए पॉजिटिव प्लेट। तो देखेंगे क्या कि यहाँ से जो पार्टिकल्स निकलता है, यहाँ से जो पार्टिकल्स निकलता है वो कुछ पार्टिकल्स जाता है निगेटिव के तरफ, निगेटिव प्लेट के तरफ, कुछ पार्टिकल्स जो जाता है वो जाता है पॉजिटिव प्लेट के तरफ। जो निगेटिव के तरफ गया इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा तो निगेटिव की तरफ नहीं जाएगा। तो जो पार्टिकल्स निगेटिव की तरफ जा रहा है मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका नाम दिया गया अल्फा पार्टिकल, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। बाद में उसका मास और निकाला गया चार्ज कितना होगा, तो एक अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस मतलब 2He4, हीलियम न्यूक्लियस 2He4 के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है। इसलिए जब भी अल्फा पार्टिकल को हम लोग लेंगे तो उसका कंसिडर करेंगे एक हीलियम न्यूक्लियस जिसका चार्ज होगा 2 टाइम्स और मास होगा 4 टाइम्स प्रोटॉन का। तो ये हो गया आपका अल्फा पार्टिकल जो नेगेटिव प्लेट की तरफ चला गया। सेकेंड होता है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिव की तरफ जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ गया उसका नाम दिया गया बीटा। ठीक है, और ये बीटा क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। बीटा क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। ये एज अ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं, मतलब इसका चार्ज होगा -1 और मास क्या होगा? 0। बीटा का चार्ज होता है -1 एंड मास होता है 0। जैसे इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास कंसीडर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ओनली चार्ज कंसीडर करते हैं। मास होता है लेकिन प्रोटॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है, तो हम लोग उसका मास को कंसीडर नहीं करते हैं। मास नंबर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन चार्ज तो लेते हैं। तो बीटा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव -1 और मास इसका क्या हो जाएगा? 0। इसलिए बीटा पार्टिकल जो होगा किसके तरफ जाता है? पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब कुछ रेडिएशन और भी होता है, जो रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट बिना कोई डेविएशन के पार कर जाएगा। यहाँ से कुछ रेडिएशन बाहर निकलता है जिसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, न वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और न ही वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है जो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं गया इसका मतलब वो न्यूट्रल फोटॉन्स है। तो ये होता है आपका न्यूट्रल फोटॉन्स।
समझ गए बात को। न्यूट्रल जो है और पार्टिकल है ना, लाइट के जैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल फोटोन। तो गामा रे जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रल फोटोन। समझ गए बात को। तो रेडियो एक्टिविटी में यहाँ से कोई भी सब्सटेंस अगर रखेंगे जिसका नाम देंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उससे अल्फा बीटा गामा का रेडिएशन होगा। अल्फा कैसा होता है पॉजिटिव, गामा कैसा होता है, बीटा कैसा होता है नेगेटिव, और गामा जो है आपका वो कोई चार्ज और कोई मास उसका नहीं होता है, उसको हम लोग फोटॉन्स के टाइप में कंसिडर करते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो सब्सटेंस अल्फा बीटा गामा रे का रेडिएशन करता है, मतलब जो सब्सटेंस अपने आप डिसइंटीग्रेट करता है उसी को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इसके अंदर आता है कौन कौन, बहुत सारा आता है, यूरेनियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, थोरियम है ना, रेडियम, ये सब जितना भी है वो सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। वो सब का स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, अपने आप को टूटता है। समझ गए बात को। तो ये फेनोमेना है आपका रेडियो एक्टिविटी। ये फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। समझे, ये फेनोमेनन का नाम है रेडियो एक्टिविटी। और जो सब्सटेंस होगा उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और जो निकलेगा वो आप देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा है। समझे बात को। इसको ड्रॉ कर दिए हम फिर से आप लोग के लिए, है ना। ये सैंपल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जो सीधा अनडिवाइडेड पास कर जाएगा वो हो गया गामा रेज। उसके बाद जो पॉजिटिव की तरफ निगेटिव की तरफ जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और जो निगेटिव की तरफ जाएगा, जो पॉजिटिव की तरफ जाएगा वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि बीटा पार्टिकल्स होता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को, इसको डिफाइन हम कर दे रहे हैं रेडियो एक्टिविटी को, है ना। तो ये रेडियो एक्टिविटी को हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं, लिख दिए हैं। देखिए एक बार इसको समझ भी लीजिए। रेडियो एक्टिविटी इज द फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस with the emission of some penetrating radiations like alpha particle, beta particle and gamma rays. A substance which spontaneously emits radiations like alpha particle, beta particles and gamma rays. जो सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली अपने आप ये रेडिएशंस को इमिट करता है, अल्फा को, बीटा को, गामा को, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। एग्जाम्पल में लिख दिए यहाँ पे, यूरेनियम होता है लगभग 220 के ऊपर जितना भी मास नंबर है सब रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है। यूरेनियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम जितना भी आगे आएगा वो सब होगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। सबसे अल्फा बीटा गामा रेज का रेडिएशन होता है। ठीक है। इसके बारे में लिख दिया अल्फा पार्टिकल के बारे में, अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इक्विवेलेंट टू अ हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है, मतलब चार्ज होगा उसका 2 और मास होगा 4, हीलियम के जो होता है। बीटा पार्टिकल इज नेगेटिवली चार्ज एंड इक्विवेलेंट टू एन इलेक्ट्रॉन, और बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद थर्ड है गामा रेज आर न्यूट्रल फोटॉन्स। गामा रेज न्यूट्रल फोटॉन होता है, इसीलिए गामा रेज अनडेविएटेड पास कर जाता है। लेफ्ट मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ भी नहीं जाएगा, निगेटिव प्लेट की तरफ भी नहीं जाएगा, वो सीधा निकल जाएगा, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज होता तो या पॉजिटिव की तरफ जाता या तो निगेटिव की तरफ जाता, लाइक अल्फा एंड बीटा। अल्फा पॉजिटिव है तो निगेटिव प्लेट की तरफ चला जाता है, और बीटा निगेटिव है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला आता है। बात समझ में आया। तो ये हो गया आपका रेडियो एक्टिविटी। इसमें एक लॉ आता है, उसको बोलते हैं सॉडी-फेजन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट लॉ, सॉडी-फेजन्स का क्या मतलब है, वो लॉ क्या बोलता है वो देखिए, है ना। है ये आपका सॉडी-फेजन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। डिस्प्लेसमेंट लॉ, सॉडी-फेजन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये लॉ क्या है, अल्फा बीटा गामा के बारे में बताता है। ठीक है। सॉडी-फेजन्स का कहना था वही जो अभी हम लिखे कि ये जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट होता है। मतलब अगर एक अल्फा पार्टिकल किसी से निकल जाएगा, सपोज दैट कोई एक आप न्यूक्लियस ले लीजिए, है ना। मान लेते हैं न्यूक्लियस ले लेते हैं ए। ठीक है। ये न्यूक्लियस का जेड है एटॉमिक नंबर, और मास नंबर आपका ए है, तो इसको न्यूक्लियस को कुछ एक्स मान लेते हैं, बेटर रहेगा, एक्स है। इसका एटॉमिक नंबर जेड है और मास नंबर ए है। यहां से अगर एक अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है, एक अल्फा पार्टिकल निकला, क्योंकि रेडियो सब्सटेंस क्या करता है, अल्फा बीटा गामा को निकालते रहता है। एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा और मास नंबर जो है वो 4 घट जाएगा, A-4।
समझ गए बात को, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल निकला और अल्फा पार्टिकल किसके इक्वल होता है, हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होता है ना, ऐसा है। तो एक अल्फा अगर निकलेगा तो सोचिए कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है वो एक्स नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं वाई में। इसका मास नंबर 4 डिक्रीज कर गया, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर गया, क्योंकि 2 बाहर निकल गया और ऊपर से 4 बाहर निकल गया, तो इसमें 2 माइनस होगा, इसमें 4 माइनस होगा। ये हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग पेरेंट न्यूक्लियस, और इसको बोलते हैं डाउटर न्यूक्लियस। समझ गए। तो पेरेंट न्यूक्लियस जो है जेड है और ए है, जो डाउटर न्यूक्लियस है उसमें 2 हो जाएगा एटॉमिक नंबर में डिक्रीज और 4 हो जाएगा मास नंबर में डिक्रीज। ये अल्फा पार्टिकल के बारे में है, ठीक है। सॉरी, ये जो इमिट हो रहा है, यहाँ पर अल्फा नहीं इमिट हो रहा है, मान लीजिए कि बीटा इमिट हो रहा है। क्या इमिट हो रहा है, बीटा। बीटा किसके इक्वल होता है, बीटा एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर एक्स से ये वाई बनेगा, सोच के देखिए कि बीटा एक इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा, तो चार्ज हो गया -1 और मास हो गया 0। इसका मतलब मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए है ये ए ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चार्ज जो है वो क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, Z+1। अब बोलिएगा बढ़ कैसे गया, क्योंकि -1 किसी से निकालिएगा, ये दोनों को अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करिएगा तो Z+1 में -1 करेंगे तब Z आएगा। समझ में आया, Z+1 और -1 करेंगे तब ये Z आएगा। मतलब ये है, सॉडी फाइजेंस का कहना था सेकेंड पॉइंट में कि अगर कोई भी न्यूक्लियस एक बीटा पार्टिकल को इमिट करता है तो उसका मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट चार्ज जो होगा, मतलब एटॉमिक नंबर होगा, इंक्रीजेस बाय 1 इंक्रीज कर जाएगा। ये हुआ आपका बीटा रेडिएशन होने से। और थर्ड जो है वो है गामा। मान लेते जेड है और ये ए है, यहां से गामा का रेडिएशन हो रहा है। किसका रेडिएशन हो रहा है, गामा का। तो फिर ये डाउटर न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। डाउटर में देखिए गामा का ना चार्ज होता है और न ही मास होता है, तो इसका मतलब ये है कि गामा रेडिएशन होने से न ही इसका एटॉमिक नंबर में कोई फर्क पड़ेगा और न ही इसके मास नंबर में कोई फर्क पड़ेगा। गामा का रेडिएशन होगा, एटॉमिक नंबर में फर्क नहीं पड़ेगा और मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जो है वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो होगा क्या है ना, गामा निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ेगा। बस ये जो आपका है ये आपका ग्राउंड स्टेट में है। ये कौन सा स्टेट में है, ये आपका है ग्राउंड स्टेट में। और ये ग्राउंड स्टेट से कहा चला जाएगा, ये चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, है ना, एक्साइटेड स्टेट में। गामा निकला मतलब एनर्जी तो कुछ निकला। अब एनर्जी बाहर अगर निकलेगा तो जो ग्राउंड स्टेट है वो किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। मतलब एटम सिर्फ एक्साइट हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सॉडी फाइजेंस का 3 पॉइंट है ना। ये 3 पॉइंट ले लिए कि अगर फर्स्ट में ये दिखाया है कि कोई न्यूक्लियस अगर अल्फा पार्टिकल का इमिशन करता है तो मास एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा, मास नंबर 4 घट जाएगा। इतना ही तक क्लियर है ना, क्योंकि एच ही बाहर निकलता है इसीलिए। दूसरा एक है कि बीटा पार्टिकल का अगर इमिशन होगा तो एटॉमिक मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है एक इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और गामा रेडिएशन अगर होगा, गामा पार्टिकल का इमिशन करेगा, तब क्या होगा, एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो क्या एक ही बार इमिशन होगा, अल्फा का, बीटा का, गामा का नहीं, जैसे जैसे इमिशन होगा उस तरह से जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज होते चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं सॉडी फाइजेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। लॉ को हम लिख दिए यहाँ पर, है ना। एक बार जो लिखे उसको समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू सॉडी फाइजेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, सॉडी फाइजेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 2, एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज कर जाएगा, एंड मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4 और मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स अ बीटा पार्टिकल, अगर एक बीटा पार्टिकल को इमिट करता है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1, इसमें एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, एंड मास नंबर रिमेन्स अनचेंज और मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस इमिट्स गामा रेज, और जब गामा रे का इमिशन करेगा तब क्या होगा, इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिमेन अनचेंज, एटॉमिक नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए एग्जांपल लिए हैं, एक मान लेते हैं एक कोई न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर है 72 और मास नंबर है 80, 72 है और क्या है 80 है। यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकला। अल्फा पार्टिकल का मतलब बताया आप लोग को, अल्फा पार्टिकल निकलेगा, इसका मतलब हीलियम निकलेगा। क्या चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा 2 और मास नंबर चेंज होगा क्या 4, दोनों डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर आपका हो गया 72 डिक्रीज हो गया और मास नंबर हो जाएगा 178।
समझ गए। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 70 से 72, 2 डिक्रीज कर गया, और मास नंबर जो है वो 4 डिक्रीज कर गया, 78 नहीं 76, तो 176 हो गया। ठीक है, अब बीटा का यहाँ से इमिशन हो रहा है। बीटा का इमिशन होने से क्या होता है, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मास नंबर आपका 1876 है, 176 ही रहेगा, ये होगा आपका 176। बट एटॉमिक नंबर जो है वो 1 इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1, तो यहाँ एटॉमिक नंबर को 1 बढ़ा दीजिए, 71 हो जाएगा, समझे। और गामा रेज का अगर इमिशन होगा तो न मास में कोई फर्क पड़ेगा और न एटॉमिक नंबर में कोई फर्क पड़ेगा, मतलब 176 और ये 71 ही रहेगा। तो ये आपका है सॉडी फेजन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो एटॉमिक नंबर मास नंबर कैसे चेंज होता है उसके बारे में बताता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। टॉपिक आपका है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। अभी हम लोग देखेंगे कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, वो अल्फा बीटा गामा का इमिशन करता है, मतलब उसका न्यूक्लियस ब्रेक होगा, टूटेगा और धीरे धीरे जो है वो छोटा होते चला जाएगा। एग्जाम्पल भी लिए थे, A1 से हो गया A2 से हो गया A3, धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होते चला जा रहा है। तो जो इमिट करेगा मतलब डिसइंटीग्रेट होगा, डिसइंटीग्रेट होना मतलब टूटना होता है, उसका रेट क्या होगा ये बताएगा आपको रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ये क्या बोलता है वो देखिए, सपोज दैट कि आप जो है वो एक रेडियो एक्टिव सैंपल ले लिए, ये सैंपल में मान लेते हैं कि 200 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। कितना न्यूक्लियाई प्रेजेंट है 200, तो 200 अगर इसका न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिसका रेट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो ज्यादा होगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा। अगर ये घट करके क्या हो गया 100 हो गया, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा उतना तेजी से जो है टूटेगा, ऊपर उड़ते जाएगा, अल्फा बीटा गामा टूटते जाएगा, उतना तेजी से वो छोटा होते चला जाएगा। और जैसे जैसे ये छोटा होते चले जाएगा इसका डिसइंटीग्रेट करने का रेट भी क्या होगा, घट जाएगा। बात समझ में आया, इसका डिसइंटीग्रेट करने का रेट भी क्या होगा, घट जाएगा। तो किस रेट से डिसइंटीग्रेट करेगा न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। ये होता है इसका रेडियो एक्टिव डीके लॉ, कि कितना प्रेजेंट है उस रेट से डिसइंटीग्रेट होगा। इसका एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि एक तालाब है, ठीक है, एक तालाब ले लीजिए, ऐसे करके मान लेते हैं ये तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे है ना, ऐसे करके ले लीजिए, इस शेप में ले लेते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे कर देख लीजिए, होगा क्या, इवोपोरेशन होता है। या पानी मत ले लीजिए, पेट्रोल आप ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, अगर उड़ेगा तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसको डिसइंटीग्रेट करने का, उड़ने का रेट जो होगा क्या होगा, ज्यादा होगा, कि हर जगह से डिसइंटीग्रेट करेगा, ऐसे करके डिसइंटीग्रेट होता जाएगा, ऐसे तेजी से उड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे कम होते जाएगा, मान लेते हैं उड़ने लगा, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट होकर के इतना बचा, इतना बच गया, तब क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन का रेट कम हो जाएगा, इतना ही दूर से उड़ेगा। और अगर कम हो गया तब क्या होगा, तब इतना दूर से उड़ेगा, ये ऐसे होगा। वाटर ले लीजिए या पेट्रोल ले लीजिए, जिसका इवेपोरेशन होता है, ऐसे करके होगा, और कम होते जाएगा, जितना ये कम होते जाएगा डिसइंटीग्रेट करने का रेट जो होगा उतना क्या होगा, कम होते चला जाएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं सपोज कि 100 न्यूक्लियाई अगर 1 सेकंड में डिसइंटीग्रेट करता था, तो यहाँ आने के बाद तो कम हो जाएगा, सपोज कि 50 न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करेगा। और अगर इंटीग्रेट हो, ये डिसइंटीग्रेट होकर के पूरा घटते जाएगा, अगर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये 25 हो जाएगा, होगा ना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट टाइम। कितना प्रेजेंट है सैंपल में उस पर डिपेंड करेगा, समझ गए। सैंपल में ज्यादा न्यूक्लियाई रहेगा, तेजी से उड़ेगा, सब तरफ से उड़ते चला जाएगा, न्यूक्लियाई डिक्रीज करते जाएगा, तो डिसइंटीग्रेशन होने का रेट यानी डिसइंटीग्रेट करने का रेट जो होगा, टूटने का रेट, वो भी क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो ये होता है डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, dN/dt। dN/dt क्या लेते हैं, रेट आप लोग जानते हैं कि रेट जब हम लोग लेते हैं तो डिफरेंशियल फॉर्म में लेते हैं। तो dN/dt रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n होता है। यही लाइन जो है, ये जो आपको दिख रहा है लिखा हुआ एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है रेडियो एक्टिव डीके लॉ।
समझ गए कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होगा वो कितना न्यूक्लियस सैंपल में प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीज करते जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो रेट लेते हैं वो थोड़ा माइनस में लेंगे। अब बोलिए माइनस में क्यों ले रहे हैं, डिफरेंशियल में आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन में जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज जहां भी नेगेटिव होता है वहां पर हम लेते हैं माइनस dN/dt, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल अगर करिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, तो फाइनल में छोटा हो जाएगा, इनिशियल में बड़ा रहेगा, तो ये क्या आएगा, निगेटिव। पहले था आपका कितना, पहले था 200, अब हो गया 100, तो 100 माइनस 200 करिएगा तो निगेटिव आएगा ना। फाइनल माइनस इनिशियल करिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल तो निगेटिव आएगा। इसलिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम लोग लेते हैं माइनस dN/dt। तो ये एक्सप्रेशन आपका हो गया माइनस dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये आपका है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं लॉ को, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ सैंपल एट any time is directly proportional to number of nuclei present in that sample at that time। समझ गए, न्यूक्लियाई ज्यादा होगा तेजी से डिसइंटीग्रेशन होगा, कम होगा तो डिसइंटीग्रेशन का रेट भी क्या होगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ को हम लिख दे रहे हैं। देखिए रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या बोलता है ना, तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ, रेडियो एक्टिव डीके लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, ये बोलता है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग, जो टूटेगा, डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सैंपल is directly proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा, डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो सैंपल में प्रेजेंट रहेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, लेट मान लीजिए एन जो है एन नॉट लेते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ सैंपल, रेडियो एक्टिव सैंपल लिख देते हैं, अ रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी टाइम टी, मतलब t इक्वल टू 0, एट एनी टाइम टी, एट टाइम लिख सकते हैं, t इक्वल टू 0 लिख दीजिए, एट टाइम t इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इनिशियल है। और n जो क्या होगा, n ले लेते हैं बाद में घट करके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन रेडियोएक्टिव सैंपल एट एनी टाइम टी, कोई टाइम टी में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है वो ले लेते हैं, कितना है, n, एट एनी टाइम टी। तो क्या बोलता है रेडियोएक्टिव डीके लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेडियोएक्टिव डीके लॉ, डीके का मतलब होता है टूटना, डीके का मतलब क्या होता है, टूटना। रेडियोएक्टिव डीके लॉ माइनस dN/dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं आप, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को क्या लिखेंगे, माइनस dN/dt। अभी आप लोग को बताया कि निगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n।
माइनस डी एन बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये हो गया आपका रेडियो एक्टिव डीके लॉ। समझ गए। अब यहां से हम लोग क्या लेंगे, माइनस डी एन बाई डी टी, माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू का साइन करेंगे। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर इक्वल टू में चेंज करते हैं तो कांस्टेंट आता है, यहाँ कांस्टेंट आएगा लैम्डा। ठीक है, तो माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आ गया, लैम्डा इंटू एन। वेयर लैम्डा को क्या बोलते हैं, लैम्डा को बोलेंगे डीके कांस्टेंट, इसका नाम है डीके कांस्टेंट। लैम्डा इक्वल्स टू है डीके कांस्टेंट। ये हो गया आपका रेडियो एक्टिव डीके लॉ। डीके का मतलब होता है टूटना, तो जो रेडियो एक्टिविटी होता है वो टूटता है किस रेट से, वो ये लॉ बताता है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। इसको हम डिराइव भी करेंगे। अभी माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल टू लैम्डा एन लेकर के निकालेंगे ये कि एन टी टाइम में कितना न्यूक्लियाई उसमें बचेगा, उसके बारे में यहां से हम लोग डिराइवेशन करेंगे। माइनस डी एन बाई डी टी, माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा इंटू एन, ये आया है। आप डी टी को इस साइड ले जाइए तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, माइनस डी एन इक्वल्स टू माइनस डी एन इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन डी टी, लैम्डा इंटू एन, और ये क्या होगा डी टी। हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के वेरिएबल एक साइड होना चाहिए, तो जिधर डी एन है उधर एन का टर्म को ले जाएंगे। तो ये हो गया आपका डी एन बाई एन, डी एन बाई एन, माइनस को उस साइड ले जाइए तो ये होगा माइनस लैम्डा इंटू डी टी। अब क्या क्या करेंगे, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड आप इसको क्या करिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या होगा देखिए, दिस इंप्लाइज डी एन बाई एन, डी एन बाई एन इक्वल्स टू इधर भी हो जाएगा माइनस लैम्डा डी टी, माइनस लैम्डा डी टी। इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट लेते हैं, किसका लिमिट लेंगे, डी के साथ जो होगा, डीएन है तो यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का लिमिट लेंगे, और डीटी है तो यहाँ पे टाइम का लिमिट लेंगे। इनिशियल हम लोग टाइम 0 लेकर के चल रहे हैं, स्टार्टिंग से मान लेते हैं न्यूक्लियाई पहले स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में क्या है न्यूक्लियाई एन नॉट है, और बाद में टी टाइम के बाद न्यूक्लियाई कितना हो जा रहा है, एन है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी अभी लिखे थे। ठीक है, इनिशियल ये टाइम टी इक्वल्स टू क्या है, टी इक्वल्स टू 0 है, तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 है, और टी इक्वल्स टू यहाँ पे इनिशियल में टाइम टी इक्वल्स टू 0 है, तो न्यूक्लियाई क्या है, एन नॉट है, और जब टाइम टी हो जाएगा तो न्यूक्लियाई एन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं, लिमिट जो हम लोग लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट आपका एन का है, यहाँ पे एन नॉट, और यहाँ पे बाद में क्या हो गया, एन। न्यूक्लियाई पहले था एन नॉट, बाद में हो गया एन। टाइम क्या है, टाइम इनिशियल में है 0, और बाद में टाइम क्या हो जा रहा है, टी। तो ये हो गया एन नॉट टू एन, और ये हो गया 0 टू टी, ये हो गया। समझ में आया लिमिट कैसे लिए, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल में न्यूक्लियाई एन नॉट, बाद में न्यूक्लियाई क्या हो गया, एन, तो एन नॉट टू एन ले लिए। इनिशियल में टाइम क्या है, 0, स्टार्टिंग से चल रहे हैं, टाइम 0 है, और बाद में टाइम क्या हो गया, टी, तो यहाँ लिमिट ले लिए 0 टू टी। क्लियर है। अब इसको देखिए इंटीग्रेट करते हैं, डीएन बाई एन, डीएन बाई एन का इंटीग्रेशन होता है एल एन नेचुरल लॉग, एल एन एन है ना, इसको एल एन लॉग हम लोग पढ़ते हैं एलओजी, उसी का यहाँ पे नेचुरल लॉग को लिखते हैं एल एन, तो ये हो गया एल एन एन। डीएन बाई एन का 1/x का लॉग एक्स होता है कि नहीं, उसी तरह से 1/n का क्या ले लेंगे, लॉग एन। लॉग नहीं लिख रहे हैं, एल एन लिख दे रहे हैं, नेचुरल लॉग। इसका मतलब ये है कि इसके बेस में ई है, फ्रॉम एन नॉट टू एन। ठीक है, और यहाँ माइनस लैम्डा बाहर निकाल दीजिए, तो बचा क्या, dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t फ्रॉम 0 टू t, ये ले लिए। ठीक है, इंटीग्रेशन क्लियर है आप लोग को। अब लिमिट पुट करते हैं, लिमिट क्या करते हैं, n के प्लेस पे अपर लिमिट पुट करिएगा तो क्या आएगा, ln n, माइनस लोअर लिमिट पुट करिएगा n के प्लेस पे तो क्या हो जाएगा, ln n नॉट। ठीक है, ln n माइनस ln n नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, और टाइम को पुट करिएगा अपर लिमिट तो क्या हो जाएगा, ये t, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, 0। क्या किया समझ में आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू लैम्डा, टी के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे लिमिट पुट किए हैं। तो ln n माइनस ln n नॉट जो होगा, ये हो जाएगा ln n बाई n नॉट, क्या होगा, ln n बाई n नॉट इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस लैम्डा इंटू टी, माइनस लैम्डा इंटू टी, और ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी। लॉग आप इसको ln को इस साइड ले जाइए, ln को ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, n बाई n नॉट
इक्वल्स टू ई बन जाता है, और जो भी इसके पावर में है वो पावर में आ जाएगा, माइनस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ई का पावर माइनस तो हो ही सकता है। तो ln इधर गया तो क्या बन गया, ई का पावर माइनस लेमडा टी, n बाई एन नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। एन नॉट अगर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया आपका रेडियो एक्टिव डीके लॉ का, रेडियो एक्टिव डीके लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। समझ गए। अब देखिए इसको न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आप कोई बढ़िया न्यूमेरिकल बनाना चाहेंगे, बढ़िया से न्यूमेरिकल अगर आएगा तो इसको थोड़ा सॉल्व करने के बाद जो आता है उसका बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल्स के लिए। तो हम यहां से इसको फिर से लेकर के और न्यूमेरिकल के लिए क्या आएगा वो लेके चलते हैं। देखिए अभी जो कर रहे थे वही करेंगे, एन ln n बाई एन नॉट इक्वल्स टू क्या है, माइनस लेमडा टी। लिए उसी चीज को अब ये माइनस को प्लस करते हैं, तो माइनस को प्लस करने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ln n नॉट बाई एन, एन नॉट बाई एन इक्वल्स टू माइनस लेमडा टी। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो यहां से हम लोग लेंगे एन नॉट बाई एन इक्वल्स टू आ जाएगा, ln कहां भेज दिए, ln n नॉट बाई एन इक्वल्स टू लेमडा टी, ये आ गया। ln है यहाँ पर लॉग का बेस होता है e, अगर ये बेस 10 में चेंज करना है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से, 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ln जो है लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा 2.303, और ये हो जाएगा लॉग n नॉट बाई एन, लॉग n नॉट बाई एन 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या डिफरेंस है ln में और लॉग में, ln है तो बेस e होता है और लॉग है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो बेस 10 होता है। हम लोग जो ही वैल्यू जानते हैं लॉग 2 का 0.301 या लॉग 3 का लॉग 5 का जो ही वैल्यू लिखते हैं वो लॉग का बेस में 10 होता है, उसका वैल्यू है, इसीलिए ln मतलब बेस e को बेस 10 में चेंज करना जरूरी है। तो यहाँ हम लोग चेंज कर दिए 2.303 से मल्टीप्लाई करने से। ये कंस्ट्रक्टर में आप पढ़े होंगे या मैथ में भी है कि क्यों ऐसा करते हैं, चेंज ऑफ बेस का फॉर्मूला से, याद रखिए फिलहाल बेटर रहेगा, है ना। इक्वल्स टू क्या आएगा, ये हो गया लैम्डा टी, लैम्डा टी। अब लैम्डा को लाके इधर डिवाइड कर दीजिए, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.303 बाय लैम्डा, और ये हो जाएगा लॉग n नॉट बाई एन। ठीक है, तो ये आपका आ गया एक और फॉर्मूला उसी का रेडियो एक्टिव डीके लॉ का, t इक्वल्स टू 2.303 बाय लैम्डा लॉग n नॉट बाई एन। इससे हम लोग निकालेंगे बहुत सारा 2.303, वो आपका 0. ठीक है, आ गया आपका 2.303 बाय लैम्डा लॉग n नॉट बाई एन, ये तो फॉर्मूला हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि लैम्डा को डीके कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। डीके कांस्टेंट लैम्डा जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो लैम्डा डीके कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, डीके लॉ, डीके कांस्टेंट, डीके लॉ नहीं, डीके कांस्टेंट को डिफाइन कर रहे हैं। जो हम लोग लिए हैं लैम्डा, इसको डिफाइन कर रहे हैं। क्या होता है डीके कांस्टेंट सबका कितना कितना होगा, अभी फॉर्मूला पढ़े रेडियो एक्टिव डीके लॉ में, n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। ये रेडियो एक्टिव डीके लॉ का फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। क्या करते हैं देखिए, मान लेते हैं लेट लैम्डा ले लेते हैं 1/t, अपने से मान ले रहे हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू 1/t, कुछ तो होगा। मान लेते हैं टाइम अगर 10 सेकेंड है तो लैम्डा इक्वल्स टू 1/10, अगर टाइम आपका 20 सेकेंड तो लैम्डा इक्वल्स टू 1/20। टाइम का रेसिप्रोकल ले रहे हैं लैम्डा को, तो लैम्डा जो है वो क्या है, टाइम का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो यहां से इसमें पुट कर दीजिए, देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या आएगा, n नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए। लैम्डा क्या है 1/t और इंटू में क्या रहेगा t, ई टू दी पावर लैम्डा का वैल्यू माइनस लैम्डा का वैल्यू माइनस तो यहाँ रहेगा ही 1/t इंटू टी, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ से t से t क्या होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल्स टू आ जाएगा आपका n इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस 1। n इक्वल्स टू क्या आ गया, n नॉट ई टू दी पावर माइनस 1, t कैंसिल हो गया। -1 को अगर आप नीचे ले जाइएगा तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n नॉट इंटू 1/e होगा, 1/e इसको ऐसे लिख दीजिए, n नॉट इक्वल्स 1/e
एन नॉट। 1 को ई से डिवाइड करिएगा। 1 जो होता है 1 तो कौन है, ई का वैल्यू होता है 2.71। जैसे पाई का वैल्यू कैसे 3.14 होता है, उसी तरह से ई का वैल्यू होता है 2.71। तो अगर 1 को ई से आप डिवाइड करते हैं, 1 को ई से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0.368, 0.368 एन नॉट आ गया। ठीक है, और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 36.8 आ जाएगा। देयरफॉर n इक्वल्स टू क्या आ गया, n इक्वल्स टू आ गया 36.n% कर दीजिए ऑफ एन नॉट, है ना। अगर आपका दिया हुआ 0.368 एन नॉट, इसका मतलब ये है कि 36.8% ऑफ एन नॉट 100 से मल्टीप्लाई करने से ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो n इक्वल्स टू 36.8% ऑफ एन नॉट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बचा कितना न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई आपका बचा 36.8% ओनली। पहले था इनिशियल में एन नॉट, और अब जो बच रहा है वो 36.8% बच रहा है। उतना टाइम लगा इसको, जो टाइम लगा उसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। रेसिप्रोकल को बोलेंगे लेमडा। जैसे मान लेते हैं कि t इक्वल्स टू ले लिए, t टाइम आपका लगा 100 डेज। कितना दिन लगा आपका, 100 डेज, ईयर सब होता है, बहुत बड़ा टाइम लगता है डिसइंटीग्रेट होने में। तो टाइम सपोज दैट 100 डेज लगा, जिसमें न्यूक्लियाई कितना बचा 36.8%। आप न्यूक्लियाई लिए, न्यूक्लियाई को रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है उसको छोड़ दिए, वो डिसइंटीग्रेट हुआ, घटते गया, घटते जाएगा, घटते 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 मान लिया जाए कि 100 डेज में बचा कितना घट करके 36.8%। 100 डेज में बचा आपका 36.8%। तो 100 डेज तो टाइम हो गया। अब इसका लैम्डा क्या है, लैम्डा है 1/t। लैम्डा क्या है आपका 1/t, मतलब 1/100। ये लैम्डा का वैल्यू हुआ, है ना। लैम्डा मतलब डी के कांस्टेंट। तो लैम्डा को डिफाइन कैसे करेंगे, इसको हम डी के कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम का रेसिप्रोकल होता है इन विच 36% ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई रिमेन्स अनडिकेड। जितना देर में 36.8% ऑफ न्यूक्लियाई बचेगा, उस टाइम के रेसिप्रोकल को बोलेंगे डीके कांस्टेंट। समझ गए कि जितना टाइम में न्यूक्लियाई 36.8% बचेगा, उस टाइम के रेसिप्रोकल मतलब 1/t को बोलेंगे उस न्यूक्लियाई का, मतलब उस सबस्टेंस का डीके कांस्टेंट। क्लियर है। तो डीके कांस्टेंट को यहां हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए क्या लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। जो बताया आप लोग को, डीके कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, डीके कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, एज द रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है ऑफ टाइम इंटरवल, ऑफ टाइम इंटरवल ड्यूरिंग which 36.8% of radioactive nuclei remains undecayed, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल इनिशियली, है ना, उसको भी ऐड कर दे रहे हैं, प्रेजेंट इन द सैंपल इनिशियली लेफ्ट अनडिकेड, इनिशियली लेफ्ट अनडिकेड मतलब जितना प्रेजेंट था सैंपल में इनिशियली, उसका 36.8% रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बचेगा। उसमें जो टाइम इंटरवल लगेगा, उस टाइम इंटरवल के रेसिप्रोकल को बोलेंगे डीके कांस्टेंट। तो ये डिफाइन हो गया, यहां से डीके कांस्टेंट लैम्डा डिफाइंड हो गया। फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, अगर मान लेते हैं, अभी बताया था आप लोग को कि 100 डेज में जो न्यूक्लियाई है वो 36.8% बचा कट टूट करके, तो इसका मतलब लैम्डा होगा 1/100। समझ गए। मान लेते हैं कि 1 ईयर में या 5 ईयर में, मान लेते हैं 5 साल लगा, 5 ईयर लगा, 5 ईयर में
36.8% न्यूक्लियाई बचा, पहले जितना था उसका 36.8% बचा, तो इसका लैम्डा हो जाएगा 1/5। ये पर ईयर हो जाएगा, ईयर का पावर -1, इसमें डेज है तो डेज का पावर -1 हो जाएगा। तो जितना टाइम में 36.8% बचेगा उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/, उसको हम लोग बोलेंगे डीके कांस्टेंट ऑफ दैट सैंपल, है ना, दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। हाफ लाइफ देखिए, अब आते हैं किसमें, हाफ लाइफ। रेडियोएक्टिव सैंपल का ही बात कर रहे हैं, नेम से ही क्लियर है। हाफ लाइफ, आधा जिंदगी, इसका मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट कोई सैंपल आप ले लिए, ठीक है, इसमें था 100 न्यूक्लियाई, कितना न्यूक्लियाई है 100 तो होता है, न्यूक्लियाई तो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ होगा उसका, लेकिन मान लेते हैं 100 न्यूक्लियाई है। 100 न्यूक्लियाई है, डिसइंटीग्रेट करेगा, स्टार्टिंग से लेते चलते आ रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन होता है, ये डिसइंटीग्रेट करेगा। डिसइंटीग्रेट करके क्या होगा, ये मान लेते हैं 100 से कहां पहुंच गया 50, तो 100 से 50 होने में जितना टाइम लगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। आधा जीवन ये बिता दिया, नहीं 100 से क्या हो गया, उसको 50 हो गया, मतलब इसका लाइफ जो है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। तो न्यूक्लियाई को हाफ होने में जितना टाइम लगेगा उसी को उसका क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि टाइम जिसमें कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होगा प्रेजेंट इन द इनिशियल सैंपल इनिशियली, है ना, वो क्या होगा, 1/2 ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई गेट डिसइंटीग्रेट, 1/2 जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ। अब 50 है, 50 से फिर 25 होगा, फिर क्या होगा 25, फिर इसको हाफ लाइफ लगेगा, यहां से यहां तक फिर जो है ये अगर सपोज दैट यहां पर लगा 10 डेज, कितना लगा 10 डेज, तो यहां से यहां इसको होने में फिर से क्या लगेगा 10 डेज। समझ गए बात को। 25 से अगर फिर हाफ होगा, सपोज दैट हो जाता है 12.5, तो फिर से इसको कितना लगेगा 10 डेज। यही है हाफ लाइफ, मतलब जो भी सैंपल जितना भी प्रेजेंट है उसको हाफ होने में जितना टाइम लगेगा उसको उस सैंपल का क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। नेम से ये क्लियर है, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी कुछ पूछना है इसमें आप लिखिए। हाफ लाइफ का डेफिनेशन है ना, द टाइम इंटरवल in which one half of radioactive nuclei present in a sample initially disintegrate, जितना देर में आधा जो है वो क्या होता है, टूट जाता है, आधा बचता है, जो बोलिए डिसइंटीग्रेट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखिए। लेट मान लिया जाए एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ सैंपल एट t इक्वल्स टू 0। इनिशियली जो है वो कितना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एन नॉट है, ठीक है, और ये हाफ हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, देखिए एन नॉट बाई टू होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n इक्वल्स टू एन नॉट बाई टू, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल एट t इक्वल्स टू क्या होगा, t हाफ देते हैं, इसका नाम क्या है, हाफ लाइफ। t हाफ इक्वल्स टू क्या है, हाफ लाइफ है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं पर लिख रहे हैं, सिंस फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं रेडियोएक्टिव डीके लॉ में, n इक्वल्स टू एन नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। n आपका क्या हो गया, n आपका हो गया n नॉट बाई टू, n हो गया कितना n नॉट बाई टू, और ये होगा आपका n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी को क्या लिख रहे हैं, t हाफ, t बाई टू, टी को क्या लिखे, n जब हो जाएगा आपका n नॉट बाई टू
तो टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, T/2। यही आपका है हाफ लाइफ। ये T/2 जो है वो क्या है, ये है आपका हाफ लाइफ। ठीक है, तो यहां से ले लीजिए n0 क्या हो गया, कैंसल। तो ये होगा 1/2 इक्वल्स टू e⁻ λt। क्या आ गया, 1/2 e⁻ λt। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, या सिंपल इसको ऐसे कर दीजिए ना, e को इधर ले आएंगे तो लॉग बन जाएगा। जब लॉग को इधर लेते e बन जाता है, तो e को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा। log 1/2, log 1/2 इक्वल्स टू e तो हट गया, क्या बचा, -λt। log को दूसरे साइड ले जाते हैं तो e⁻ हो जाता है। अब e को दूसरे साइड ले आएंगे तो क्या होगा, log बन जाएगा। log 1/2 है, इसको उल्टा कर दीजिए। log 1/2 को उल्टा करिएगा तो -log2 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव होता है, बताया आप लोग को। तो आर्ग्यूमेंट को चेंज करने से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करने से माइनस साइन आता है। इक्वल्स टू क्या आ गया, -λt। टी को t½ लिखना भूल गए हैं, t½ हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल। इस तो t½ इक्वल्स टू आ जाएगा log 2/, log 2। यहाँ बेस में e है, बेस में क्या है, यहाँ पे e है log के बेस में। log के बेस में क्या रहेगा, e रहेगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल इधर आते हैं तो log आता है, ln उसको बोल सकते हैं आप, या log भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाय क्या हो गया, ये लैम्डा। अब ये log 2 को log 10 में चेंज करने के लिए 0.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, बताएं आप लोग को। इसको मल्टीप्लाई कर 2.303 बाय इंटू लॉग हो जाएगा 2 और बेस में क्या आएगा 10 बाय हो जाएगा लैम्डा। 2.303 log 2 बेस में क्या आ गया 10 बाय लैम्डा। पहले बेस ई था, बेस ई को बेस 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t½ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2.303। log 2 का वैल्यू होता है 0.301 और बाय क्या आ गया लैम्डा। 2.303 को 0.301 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा आपका t½ इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्डा। 0.693 बाय लैम्डा, ये हो गया आपका t½ और यही t½ आपका क्या है, ये है हाफ लाइफ। ये आपका है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ के बाद देख लीजिए लास्ट टॉपिक ये है आपका इस न्यूक्लियाई चैप्टर का, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। इसलिए देखिए बेक्वेरेल है, ये BECQUE बेक्वेरेल के नाम से ही ये नाम आया, पहले वही डीके के बारे में बताए थे। उसके बाद आता है क्यूरी का, मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी का नाम सुने होंगे आप लोग। क्यूरी क्या 1 क्यूरी जो है 3.7 10⁻10 डीके पर सेकेंड, ये होता है 1 क्यूरी। डीके पर सेकेंड को आप बेक्वेरेल बोल सकते हैं। तो 1 क्यूरी इक्वल्स टू आ गया 3.7 × 10⁻10 बेक्वेरेल। उसके बाद रदरफोर्ड, लास्ट में रदरफोर्ड भी अपना यूनिट दिए हैं। रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड क्या होता है 1 रदरफोर्ड है 10⁻6 डीके पर सेकेंड। 10 लाख डीके पर सेकेंड को 1 रदरफोर्ड बोला जाता है। तो 1 रदरफोर्ड हो गया आपका 10⁻6 डीके पर सेकेंड। इसको चेंज करिएगा क्यूरी में, तो देखिए 1 क्यूरी है 10⁻10 बेक्वेरेल है, तो 10⁻10 में से 10⁻6 को हटाइएगा तो 1 रदरफोर्ड हो जाएगा। तो 10⁻6 को हटा दिए इसमें, तो 10⁻4 बच गया और 10⁻6 जो बचा उसके प्लेस पे क्या लिख दिए रदरफोर्ड। तो 1 क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 × 10⁻4 रदरफोर्ड हो गया। तो यूनिट को आप लोग याद रखिएगा, यूनिट याद रखिएगा क्योंकि पूछता है ऑब्जेक्टिव में अक्सर। ये न्यूक्लियाई चैप्टर जो है जितना भी थ्योरी था वो कंप्लीट हो गया। इसमें अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके के बारे में है, वो हम आपको सॉलिड फाइनेंस में बता दिए कि कौन सा अल्फा निकलने के बाद क्या होगा, बीटा निकलने के बाद क्या होगा, गामा निकलने के बाद क्या होगा, कैसे चेंज करेगा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो आप लोग को बता दिए। समझ गए। तो ये हो गया न्यूक्लियाई चैप्टर का पूरा कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स आप लोग को बता देंगे, यहां तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा और तीनों लेक्चर को आप अच्छे से जरूर देख लीजिएगा अगर न्यूक्लियाई चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट करना हो तो। ठीक है, तो ये न्यूक्लियाई